नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर में अवैध शराब खुर्दों को बंद करने के दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री ने की ज्योतिसर में सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, दिल्ली हरियाणा में 20 जगह पर की छापेमारी। विनेश फोगाट ने अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, बोली मामले को दबाने के लिए बनवाई कमेटी। जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा इंदिरा कॉलोनी में शराब के अवैध खुर्दे बंद करवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन अधिकारियों को अवैध खुर्दों की जांच कर उन्हें बंद करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनसमस्याएं सुनी। जनसंवाद के दौरान ज्योतिसर के सरपंच नेहा शर्मा की मांग पर मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर में सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने महिलाओं द्वारा इंदिरा कॉलोनी में शराब के अवैध खुर्दे बंद करवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए तत्काल अधिकारियों को अवैध खुर्दों की जांच कर उन्हें बंद करवाने के निर्देश दिए। रावगढ़ के सरपंच ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने ई टेंडरिंग के रूप में जो नई व्यवस्था की है, इसमें ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने रावगढ़ के सरपंच को ई टेंडरिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अभिमन्युपुर गांव में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए अब बिजली बिल की लिमिट को 9,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक किया जा रहा है। 12,000 रुपए तक के सालाना बिजली बिल वाले परिवारों को इसी महीने से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभिमन्युपुर गांव में खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की कि 9,000 रुपए की बजाय अब 12,000 रुपए तक के वार्षिक बिजली बिल वालों को मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही सीएम ने यह भी घोषणा की कि कल से ही सभी संबंधित विभागों के जरिए यह संदेश लाभार्थियों तक पहुंचा दिया जाएगा और जिन भी परिवारों का राशन 9,000 रुपए से अधिक बिजली बिल होने की वजह से कटा है, ऐसे परिवारों को इसी मई महीने से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के कोच के अनुरोध पर साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की भी मंजूरी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गाँव में 158 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खरीद केंद्र का भी शिलान्यास किया। एक हमने कंडीशन लगाई थी कि भी जिनके परिवार का 9,000 रुपया साल का बिल आता है उसको मान लेंगे इसकी इनकम 180 से ऊपर हो गई है। बिल 9 से ऊपर तो इनकम 180 से ऊपर। क्योंकि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में हमें किसी ने कहा कि ये एक फार्मूला है, हमने वो फार्मूला लगा दिया। लेकिन उसमें कुछ परिवारों का ध्यान में आया कि नहीं, 9,000 वाले भी ऐसे हैं, 9 या 10 वाले जो 180 से नीचे हैं। तो मैं इसकी आज घोषणा कर रहा हूँ और आज ही कर रहा हूँ कि इस 9,000 के लिमिट को आज से 12,000 रुपए की जाए। अब 12,000 से नीचे अगर बिल होगा तो उसकी इनकम ही 180 से नीचे मानी जाएगी, 12 से ऊपर होगा तभी 180 से ऊपर मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक राहत ऐसे लोगों का जिनके केवल बिजली के बिल के कारण से राशन कटे हैं, वो अपना बिल का हिसाब देख लें। साल का टोटल एवरेज बिल वो 12,000 से नीचे है और राशन कार्ड मानो कट गया हो तो तुरंत, वैसे तो आपसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कल से ही हम सूचना दे देंगे, अपने आप को निकाल लेंगे। 9 से 12 के जिसके कारण से कटे हैं वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, वो सब के सब अगले महीने यानी ये जो मई का महीना है इसमें उनको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक नई बात आज यहाँ गांव से मैं करके जा रहा हूं। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन पहले 60 साल के बाद भी धक्के खाने पड़ते थे, मिलती नहीं थी। लेकिन अब हमने तय किया कि जिसके 60 साल हो गए, जिस दिन वो 60 साल का हुआ, अगले दिन से उसके खाते में पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। कोई अब उसको एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी। और इस गांव में भी ऐसे 21 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पिछले 3-4 महीने में जो 60 साल के हुए हैं और अपने आप पेंशन लग गई, अपने आप लग गई है। 21 लोग ऐसे हैं इस गांव के अंदर
जिनको कहीं फॉर्म नहीं भरना पड़ा है। जीएम रोड इसको कहो कि यहाँ या इससे भी आगे कोई और गांव है, रूट बना करके और यहाँ से सुबह और शाम, सुबह यहाँ से जाने के लिए, दोपहर बाद यहाँ आने के लिए 1 बस 2 बस जरूर करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को जाने आने में दिक्कत ना हो। ये अगले 2 दिन में 4 दिन में शुरू कराओ इसको। दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस की टीम ने बुधवार सुबह सुबह दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने यह छापेमारी एक आपराधिक गिरोह से जुड़े व्यक्तियों पर एक्शन लेने के मद्देनजर की। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से हथियार, नकदी और अवैध पदार्थ बरामद किया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन ने बताया कि द्वारका पुलिस ने विदेश में बैठे बदमाशों और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सोनीपत और झज्जर समेत दिल्ली में कुछ जगह पर छापेमारी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली से एक जगह से करीब 20 लाख की बरामदगी हुई है। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर व अन्य जगहों से हथियार बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अन्य शीर्ष पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही रेसलर विनेश फोगाट ने कहा है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है, जो बहुत ही लंबे समय से अपने पद और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। पहलवान WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए ओलंपियन विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने को लेकर भी निशाना साधा। विनेश ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करने के बाद अपना विरोध खत्म कर दिया और सभी एथलीटों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। एक समिति बनाकर उन्होंने वहां मामले को दबाने की कोशिश की। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलायत विधानसभा के बड़े नगर कलायत की प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में दर्ज किसानों के खातों में भारी अनियमितता के आरोप किसानों द्वारा लगाए गए हैं। सैकड़ों किसानों के साथ फर्जी चेकों व बिना अधिकारी के हस्ताक्षरों के खेल हुआ है। धोखाधड़ी के खेल में उलझे किसानों ने आरोप लगाया है कि ना तो उन्होंने पिछले कई सालों से खाद व कीटनाशक दवा ली है और ना ही पैसा, फिर भी उनके खाते में बिना वजह लाखों रुपए की देनदारी खड़ी है। इसके चलते उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है और उन्होंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर प्रदीप से गुहार लगाई कि वे दोषियों की इंक्वायरी कर पर्दाफाश करें ताकि दोषी को सजा मिल सके और किसानों को न्याय। मेरा नाम श्यामलाल है। किस पद पे हो आप? मैं कलरक के पद पर कार्यरत हूँ कला इंस्पेक्ट के अंदर। ये किसान आए थे, आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर जी कि पैसे गबन हो गया, खाद नहीं पहुंची, क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ऐसा है, जो यहाँ पर कार्यरत थे हरपाल सिंह सेल्समैन, उनकी मृत्यु हो चुकी है करीब 1.5 साल के करीब। और उससे पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लोग आते थे, उनको खाद मिलता था और रजिस्टर के अंदर खाद का इंदराज भी है। जो सोसाइटी के चेक हैं वो चेक CB के अंदर जमा हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी मौके पर खाद वहाँ पर उपलब्ध है। देखो कई बार क्या होता है, कोई किसान मौके पर नहीं पहुँचने पाया, उसको मौके पर नहीं मिला। जो मौके पर किसान होते हैं उनको खाद उपलब्ध हो जाता है। किसी को नहीं पहुंचा ना खाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे जैसे शॉर्टेज के दौरान एक ट्रक आता था, किसी को 2 कट्टे, किसी को 1 कट्टे, ऐसी स्थिति तो आई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी को खाद ना मिला हो। जानकारों घर तक पहुंचा दिया जाता था खाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाए जा रहे हैं ना किसान? देखो ये तो मतलब आरोप तो लगाने वाले लगाएंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक संस्था है, गांव की संस्था है, और आरोप लगा रहे हैं। जो मतलब खाद है प्रॉपर चैनल से बटा है। जैसे भी खाद का वितरण होना होता है, सही तरीके से खाद बटा गया है। जैसे चेक पर बताया कि साइन किसी और के थे, किसान के साइन नहीं, ऐसा है, देखिए जो चेकबुक है, चेकबुक आपकी एक अपनी संपत्ति है। आपका क्या अधिकार है कि आप हमारे को चेक भर के दोगे तो हम आपको खाद देंगे। चेक आपका है, चेकबुक आपके पास है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आप हमारे को जब चेक दोगे तब ही हम आपको खाद देंगे। कब तक पहुंचेगा किसानों के पास खाद? खाद इस टाइम समिति के गोदाम के अंदर खाद लगा हुआ है, किसी भी टाइम किसान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम लगभग 2000 कट्टे हमारे पास आए हैं। जो आप पे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? सभी आरोप निराधार है। 8 दिन पहले एक व्यक्ति द्वारा श्री गुरु नानक देव जी व सिखों के खिलाफ गलत टिप्पणी की गई थी। उस पर FIR तो हुई, मगर 8 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर थाना सदर जगाधरी के बाहर एक बार फिर सिख संगत इकट्ठी हुई और थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पर पुलिस का कहना है कि जो सिख समुदाय ने पर्चा दर्ज करवाया था, उस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह लोग चले गए हैं। सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने इकट्ठे होकर आज इसलिए प्रदर्शन किया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन वहीं पुलिस बोल रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या सिख समुदाय के लोग
इस मामले को तूल देना चाहते हैं या वास्तव में गिरफ्तारी की मांग को लेकर इकट्ठे हुए थे। लिखा हुआ है, कमेंट कर रहा है कि हम प्रशासन की भी कर देंगे। तो मैं जो प्रशासन के बारे में इतना कुछ लिख रहा है, इसको ऐसे भी लगता है कि इसमें सरकार की सहायता हो सकती है। मैं अपने जितना भी यमुनानगर के भाईचारा उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जो उनके बच्चे हैं, जो माँ बाप को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बच्चे को थोड़ा समझाएं। जो एसी में बैठकर ऐसे बातें करते हैं, जो हैं वो एसी में बैठे हैं, जो बच्चे को उल्टा पढ़ाकर वो कमेंट करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ऐसी आरोप लगाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भुगतने जब आज गौरव पे पड़ी है, आज गौरव पे पड़ी, आज कहाँ गया समाज? आज गौरव भुगत रहा है ना, क्योंकि जो एसी में बैठकर ऐसे कानून बना देते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें। हमें ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना हमें खालिस्तान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा सबसे पहला भाईचारा है, हमारा एकता है, हम भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के बारे में कोई ना बोले। अगर सिख के धर्म के बारे में बोलता है, हम उसके भी खिलाफ हैं। अगर हिंदू के बारे में कोई सिख बोलता है, हम उसके भी खिलाफ हैं। हम हर धर्म के खिलाफ हैं, पर हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तो मेरी सभी से ही प्रार्थना है, किसी भी धर्म के बारे में गलत ना बोलें। ऐसा इनका एक पर्चा दर्ज हुआ था भाई, गुरु नानक जी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी की है, इन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया। तो उसमें जो गौरव पंडित आरोपी था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। लगातार हो रही बेमौसमी बरसात ने इस बार जहां किसानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं रही सही कसर गेहूं मंडी में पहुंचने के बाद वह सरकारी एजेंसियों के धीमे उठान ने पूरी कर दी है। मंडियों में पहुंचा गेहूं कल से हो रही बरसात ने भिगो दिया है, जिससे आढ़तियों को नुकसान हो रहा है। आढ़तियों ने एजेंसियों पर यह आरोप लगाया कि मंडियों में गेहूं भरी पड़ी है, लेकिन एजेंसियों ने उन्हें ट्रक उपलब्ध नहीं करवाए, जिस कारण लगातार बरसात से भीग गया है, जिसे अब दोबारा धूप निकलने पर सुखाना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से भी मांग की कि जो भी अब नुकसान हुआ है उसका खर्च एजेंसियों से लिया जाए। वहीं मंडी सचिव का कहना है कि जल्द ही उठान के लिए नोटिस दे दिया गया है। ये जो मंडियों में इस बार बरसातें हुई, इससे आढ़तियों को इतना नुकसान हुआ, उसको कौन वहन करेगा? अब आप देखिए, क्या कहते हैं, मंडी में जगह जगह कट्टे भीगे पड़े हैं। मतलब बताओ, अब इनको कौन सुखाएगा? अब क्या सरकार को लाद के भेज देते हैं, सरकार वापस भेज देती है, जी माल गिला है, आपकी गड्डी आपकी नहीं उतारी जाएगी। कई दुकानों पे गड्डियाँ वापस आई हैं। अब क्या कहते हैं, या तो ये नुकसान सरकार वहन करे, या आढ़तियों को खर्चा दे, हम बोरियाँ सुखा देंगे सरकार की। अच्छा, उसके बाद जो आप क्या कहते हैं, आप ये देखो जी, जिम्मेदार का जे फार्म बनता है, उसके 72 घंटे के अंदर सरकार ने लिखा हुआ है जी जिम्मेदार को पेमेंट दी जाएगी। और यहाँ पे तो नया सिस्टम देखा जी, वो कहते हैं जी माल उठाओ, माल उठाने के लिए आप ट्रक नहीं दे रहे हो, माल उठाने के 72 घंटे के अंदर आपको पेमेंट आएगी। मतलब वो जे फार्म बनने का 72 घंटे का कोई वो नहीं है सरकार का। माल उठेगा, उसके 72 घंटे का ट्रक आप दे नहीं रहे हो, हम ट्रक कहाँ से उठाएं? बस मैं तो सिर्फ इतना से कहते हैं, ये सारी जो दिक्कतें हैं आढ़तियों की दूर की जाए, और ये जो खर्चा वगैरह जो बरसात का नुकसान है सब एजेंसियों में पाया जाए। जो हैफेड का माल जो इतना ज़्यादा मंडियों में पड़ा है, हैफेड को ज़रा अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ज़रा DFC से वो लेनी चाहिए शिक्षा। लिफ्टिंग का देखो, जो टेंडर देते हैं वो एजेंसी के देते हैं। हम एजेंसी को बार बार नोटिस भी दे रहे हैं, और हमने एजेंसी को नोटिस में ये भी लिखा है कि आपसे किराया वसूल किया जाएगा अपने साइड से, क्योंकि आगामी फसल के लिए हमें तैयारी करनी है। सूरजमुखी जल्दी मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए एजेंसी को हमने नोटिस जारी कर दिया है। तो लगभग मंडी में इस टाइम 90,000 कुंटल, 1,80,000 कट्टा आज की डेट में बकाया पड़ा है। जल्दी से इनको उठाने के लिए एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए, उनको नोटिस भी दे दिया गया। कलायत में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब नगर के दादा खेड़े वाली गली में मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने अपनी ज्वेलर की दुकान पर बैठे बाप बेटे को गोली मारकर घायल कर दिया। हमले में एक पड़ोसी भी घायल हो गया। बाप बेटे को कैथल भेजा गया, जहां से उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर डीएसपी कलायत सज्जन सिंह व थाना प्रभारी वीरभान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, और तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश बदमाश आए और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में राजकुमार व उसका बेटा सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनील को पेट में गोली लगी और राजकुमार के कान के पास गोली लगी है। कलायत सज्जन सिंह ने बताया कि गोली चलाने वाले 3 से 4 नकाबपोश बताए जा रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पर आए और फरार हो गए। पुलिस मुताबिक बदमाश लूट के इरादे से आए थे या कोई पुरानी रंजिश थी। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है।
इस्माइलाबाद के गांव झांसा में गोगपुर रोड पर कबाड़ी की दुकान में भयानक आग लग गई। दुकान के मालिक सोमनाथ धमीजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कल शाम बारिश का मौसम होने के कारण वह अपनी दुकान जल्द ही बंद करके घर चला गया था। अगली सुबह पास के दुकानदार ने घर पर मैसेज दिया कि उनकी दुकान में आग लगी हुई है। जब जाकर दुकान का शटर खोला तो दुकान में भयानक आग लगी हुई थी। उन्होंने लोगों की मदद से दुकान में लगी आग के ऊपर पानी डालकर उसको जल्दी से बुझा डाला, लेकिन आग शांत होने तक दुकान के अंदर रखा काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई है या सच में कोई हादसा हुआ है। हमें आज सुबह पता लगा, किसी ने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी हुई है। तो हम सुबह जब दुकान पे आए तो सब कुछ जला पड़ा था, ख़त्म था जो भी था। इस दुकान में क्या क्या सामान था जो आपका इसमें जला है? इस दुकान में बैठने के लिए गद्दी थी, नया कूलर, 4 बैटरी, इन्वर्टर, 2 कुर्सियाँ, 1 बूफर और 3 कैंपर और काफ़ी सारा सामान जो कुछ ऐसी आइटम में हमें याद भी नहीं है। रायपुर आने के स्टेट हाईवे पर ग्राम पंचायत द्वारा मानकों के अनुरूप नहीं बनाए जाने पर स्पीड ब्रेकर अब हादसों का कारण बन चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा हाईवे पर जो स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं उसके लिए पंचायत द्वारा संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई है। जबकि अभी मौली से प्यारेवाला तक मुख्य मार्ग रोड का निर्माण कार्य भी चल रहा है और सड़क ठेकेदार द्वारा अभी तक इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा कर पीडब्ल्यूडी विभाग को सुपुर्द भी नहीं किया गया है। अगर पंचायत को गति अवरोधक की आवश्यकता नजर आ रही थी तो पंचायत को ठेकेदार या पीडब्ल्यूडी विभाग को इसके लिए पत्र लिखना चाहिए था। पंचायत द्वारा तय मानकों के विरुद्ध जाकर गति अवरोधक लगाए गए हैं, जिसके लिए सड़क के किनारे कोई सूचना साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसके चलते कई 2 पहिया वाहन सवार लोग दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। ऐसा है, ये काम ग्राम पंचायत ने करवाया है वहाँ, ठीक है। खंड कार्यालय की तरफ से ना तो ये कार्य करवाया गया और ना खंड कार्यालय के माध्यम से लोक निर्माण विभाग से कोई इसके लिए मंजूरी नहीं ली हमारे द्वारा। पंचायत ने ली हो या मैं कह नहीं सकता। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।